दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो बीएससी फाइनल ईयर का 6 सेमेस्टर है उसमें जो फर्स्ट पेपर है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स उस पर हम बात कर रहे हैं और इसके पहले पोर्शन सॉलिड स्टेट का हम बात कर रहे हैं और इसके हमने 2 वीडियो अपलोड भी कर दी हैं। आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं, तीसरा लेक्चर देंगे और इस वीडियो में मैंने ये कोशिश करी है कि पूरा जो आपकी सेकंड यूनिट है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन उस पर बात हो जाए। तो हम डायरेक्टली अब इस पर बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और हमारा टॉपिक लेके चल रहे हैं हम लोग। सब पहला टॉपिक है हमारा ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो ब्रैग लॉ के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये एक रिलेशनशिप को बताता है। किसके बारे में बताता है? एक तो वेवलेंथ लैम्डा और जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है या इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी और ग्लेशिंग एंगल थीटा, इनके बीच में एक रिलेशन को बताता है। और ये रिलेशन आता क्या है? वो आता है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई जैसे कोई भी क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेन होते हैं। उन प्लेनों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरप्लेनर डिस्टेंस या इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा, और ये जैसे हम कोई रे डालते हैं वो निकलती है तो वो जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? उस एंगल को हम ग्लेशिंग एंगल कहते हैं हिंदी में। इस ग्लेशिंग एंगल को हिंदी जो होती है वो होती है पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। ठीक है, ग्लेशिंग एंगल के लिए। और इसे इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए हम कहते हैं अंतःग्राहिक दूरी। अंतःग्राहिक दूरी, ठीक। अब इनके बीच में ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से ये देख रहे हैं और यहाँ पे जो एन जो होते हैं, एन क्या होते हैं? एन जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। किसे बताता है? ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। और एन होता क्या है? एन यहाँ पे इंटीजर नंबर होता है, मतलब 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है, जैसे इसमें वो कहने लगे कि साहब दूसरे स्पेक्ट्रम मतलब सेकेंड ऑर्डर के स्पेक्ट्रम के लिए, सेकेंड ऑर्डर के स्पेक्ट्रम के लिए ब्रैग लॉ बताओ। तो हमारा ब्रैग लॉ क्या होता है? 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। ये तो होता है, तो एन की वैल्यू 2 लगा देंगे। सेकंड के लिए बात करें तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? डी साइन थीटा। यदि सेकंड ऑर्डर का डिफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ पूछे सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए, तो आप क्या बताएंगे? लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। ठीक है, ऐसे फोर्थ के लिए, थर्ड के लिए, ऐसे आने के लिए बना सकते हैं। और एक बात याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है कौन ब्रैग लॉ जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टूल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टूल है। किसके लिए महत्वपूर्ण टूल है भाई? ये टूल TOOL एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है ये। अरे भाई एक मिनट, इसे टूल की स्पेलिंग से कर देते हैं। इंपोर्टेंट टूल है किसके लिए? क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए। डिफ्रैक्शन की DIFFRACTI, ठीक है, डिफ्रैक्शन के लिए, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है। ठीक है, चलो अब इस पे यही बात करते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के एक्सपेरिमेंटली मेथड हैं। जो पहला मेथड है हमारा लाउस मेथड, दूसरा पाउडर मेथड, तीसरा ये है तुम्हारा रोटेशनल मेथड। ठीक है, ये बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, परंतु एक बात हम तुम्हें बता दें कि ये जो मेथड हैं ये आपके सिलेबस में भी हैं और इन पे ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर रहे, हम शॉर्ट में इन्हें बता रहे हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे और इनसे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर लें। लाउल मेथड क्या करता है? ये मेथड का काम होता है साहब, इस मेथड का काम होता है कि एक तो जो हमें क्रिस्टल मिला है उसकी ओरिएंटेशन के बारे में पता चल जाए कि उसकी ओरिएंटेशन किस तरह की है। ओरिएंटेशन मतलब एक तरह की संरचना, मतलब अभिविन्यास, उसके बारे में पता चल जाए। और दूसरा इसके मेथड के द्वारा, लाउल मेथड के द्वारा हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल जो है सिंगल क्रिस्टलाइन है या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन है। इसकी जानकारी भी हमें इसके द्वारा मिल जाती है। इसमें होता क्या है, मैंने यहाँ नीचे सब चीज लिख दी है कि इसमें क्या करते हैं, ये हमारी फोटोग्राफी प्लेट है। इस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर क्या होता है भाई? इस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाता है और डिफ्रैक्शन पैटर्न की एक फिल्म बना लेते हैं। उसका हम डिस्कशन करते हैं, उसका मतलब अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद हम भी बताते हैं उसके ओरिएंटेशन के बारे में पता चल जाती है क्रिस्टली कैसी ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, कभी कभी ये जो स्पोर्ट बन जाते हैं और कभी इस पे एक सर्कुलर रिंग भी बन जाता है। यदि सर्कुलर रिंग बन गया यहाँ पर, ये जो आपकी फोटोग्राफी प्लेट है, तो आप ये कह देंगे कि जो हमारा क्रिस्टल है, कब? जब रिंग बनने आए।
तो हम कह देंगे जो हमारा क्रिस्टल है, जो हमें दिया गया जो क्रिस्टल है वो क्या है, वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल है। बात समझ में आई बात। और यदि नहीं बनने आए, सर्किल नहीं बनने आए, तो आप फिर कह देंगे कि भाई वो सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है। और ये जो स्पोर्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूस स्पोर्ट कहते हैं, ठीक है, या ल्यू पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो हम लाइट डालते हैं वो व्हाइट लाइट डालते हैं, और व्हाइट लाइट आप जानते हैं क्या होता है, एक तरह का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रखता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 7 रंग होते हैं, तो ये सतत सतत स्पेक्ट्रम रखता है व्हाइट लाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। इसके बाद आता है पाउडर मेथड। पाउडर को हिंदी में आप लोग सभी जन जानते होंगे, पाउडर को हिंदी में कहते हैं हम चूर्ण, चूर्ण विधि। ये चूर्ण विधि पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर निर्भर करता है, चूर्ण विधि, चूर्ण विधि पर आधारित है, ठीक। होता क्या है इसमें, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधि में क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए हमें बड़े साइज के क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, बल्कि क्रिस्टल के पाउडर की जरूरत है, ठीक। दूसरा एक बात और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि भाई साहब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ज्ञात करने की सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा उत्तम विधि है ये। कौन सी विधि है ये, सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा बेस्ट विधि है। कैसी विधि है ये, सबसे ज्यादा बेस्ट विधि है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, इसे ये 2 साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एक का डेबे और एक का सेरिन। ये डेबे और सेरिन नाम के साइंटिस्ट ने इसे बनाया था, तो इसे हम डेबे सेरी मेथड भी कह देते हैं, ठीक है। और याद रखना जैसे उसमें व्हाइट लाइट का यूज कर रहे थे, इसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं। किसका करते हैं भैया, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमेटिक लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई बताओ, मोनोक्रोमेटिक लाइट को हिंदी में कहते हैं एक वर्णीय। भाई उसमें 7 वर्ण होते हैं, परंतु इसमें कितना होता है, एक वर्णीय प्रकाश को डालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ इसके लाभ हैं। क्या है भाई इसके लाभ, लाभ ये है कि हमें भैया पूरे क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, पाउडर से काम चल जाएगा। और दूसरी क्या है, इससे मिलर इंडेक्स बहुत आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हाई एंगल्स की वजह से जो लेटिस कांस्टेंट है उसका मान बहुत ज्यादा एक्यूरेट हमें मिल जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है उसकी। अगला, इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि ये मेथड क्रिस्टल की कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाता है, ठीक है। चलो अब इस पर यही खत्म कर देते हैं, 2-3 बार देखना समझ में आ जाएगा। अब आता है हमारा सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड। इसे रोटेशनल मेथड की है, कुछ जगह आपके लिए वाइब्रेशन मेथड भी मिल सकता है, वाइब्रेशन, इसे वाइब्रेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, घूर्णन या कंपन मेथड भी कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें बात ये होती है कि इसमें क्रिस्टल एक जगह रख के घुमाते रहते हैं, जब घुमाते रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन मिलते हैं, ठीक है। तो और इससे जब ज्यादा रिफ्लेक्शन मिलेंगे तो ज्यादा अध्ययन करना ज्यादा सुटेबल हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर होता क्या है जरा मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को कंप्लीट समझने के लिए इंटेंसिटी के बहुत सारे रिफ्लेक्शन की जरूरत होगी, ठीक है। जबकि पाउडर मेथड जो अभी हमने पहले पढ़ाया था, चूर्ण मेथड, उसमें केवल कुछ ही रिफ्लेक्शन मिलते हैं। इसलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए हम रोटेशन मेथड का यूज करते हैं, जिससे कि ज्यादा हमें इंटेंसिटी के रिफ्लेक्शन मिल जाएं, ठीक है। लाभ क्या है इसमें, लाभ ये है कि ये फोटोग्राफिक, इसकी जो फोटोग्राफ मिलता है हमें, उस फोटोग्राफ से हम लेटिस कांस्टेंट को फाइंड कर लेते हैं, जो फोटोग्राफ है उससे हम लेटिस। दूसरी बात क्या चीज है, इसमें ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का प्लेन कहाँ है, ठीक है, तो प्लेन के ऑर्डर के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। अब बात आती है कमी क्या है, कमी ये है कि जब भाई बहुत सारे रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है तो भैया सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है, और ओवरलैपिंग हो जाती है तो क्रिस्टल जो प्लेन के बारे में जानकारी है उसका सही तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है, ठीक तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है, ठीक ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब ये तो बात हमारी बेसिक हो गई। अब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो हमें समझना है, और मैं रेसिप्रोकल लैटिस, हिंदी में रेसिप्रोकल को कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, रेसिप्रोकल को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, उल्टा व्युत्क्रम, और लैटिस को हिंदी में क्या कहते हैं सब लोग जानते हैं, चाल। मैंने बहुत आसान
डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिए जिससे आप लोग समझ जाएं। आप सभी लोग ये जानते हैं कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं, जितने भी क्रिस्टल होते हैं, सबसे बड़ी उनकी विशेषता ये है कि उन सब क्रिस्टल में बहुत सारे ओरिएंटेशन होते हैं, डिफरेंट अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं। और दूसरी बात, उनमें जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग मतलब अंतराल, वही स्पेसिंग का मतलब यहाँ वही है इंट्राप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस वाली। उनके भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेन, अलग अलग प्लेन की अलग अलग होती हैं। तो उन प्लेनों के क्या होते हैं, बहुत सारे सेट होते हैं, बहुत सारे उनके क्या होते हैं, सेट होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनमें डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। ये जो सब सेट हैं प्लेन जो है अलग अलग ओरिएंटेशन के और अलग अलग स्पेसिंग वाले जो ये प्लेन हैं, इनमें क्या जरूर हो सकता है, डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है भाई, डिफ्रैक्शन। तो यही तो सबसे बड़े फायदे की चीज है। जब भैया डिफ्रैक्शन पॉसिबल है तो डिफ्रैक्शन की वजह से हम डिफ्रैक्शन डाल के इनका यूज कर सकते हैं, इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि डिफ्रैक्शन नहीं होता तो नहीं मिल पाती, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, अब होता क्या है, हम कोई कॉमन ओरिजिन ले लें, कोई अपनी इच्छा से कहीं कोई ओरिजिन ले लिया, उसमें कहीं कॉमन ओरिजिन से क्या काम करा, ये जो प्लेन है, इनके जो प्लेन है डिफरेंट वाले प्लेनों की जो सेट है, उन पर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल खींच रहे हैं, लंब खींच रहे हैं। अब लंब कहीं तो जाके गिर रहे होंगे, जो इनका एंड पॉइंट होगा, जो नॉर्मल है उनकी जो एंड पॉइंट होगा, वो एंड पॉइंट क्या काम करता है साहब, एक नया लैटिस बनाता है। उस नए लैटिस का नाम ही क्या होता है साहब, रेसिप्रोकल लैटिस होता है। मेरी बात समझो, हम क्या कर रहे हैं भाई, ये बात हम जानते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशन होते हैं और डिफरेंट उसमें प्लेन्स होते हैं, और इन प्लेनों पे हम क्या करते हैं, और ये प्लेनों में क्या चीज संभव हो जाती है, डिफ्रैक्शन संभव है। और इनमें हम क्या कर रहे हैं, कोई हमने कॉमन ओरिजिन ले लिया, मूल बिंदु ले लिया, और वहां से हमने इनके ऊपर नॉर्मल डालने चालू करे। तो नॉर्मल जिस बिंदु पर मिल रहे होंगे, जिस जगह गिर रहे होंगे, अंतिम जो इनका बिंदु होगा, एंड पॉइंट जो होगा, वो एक नया लैटिस बना लेगा। उस नए लैटिस को ही हम क्या कहते हैं साहब, रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, 2-3 बार समझ में आ जाएगी। ऐसे एक पीपी इल्बर्ट नाम के वैज्ञानिक थे, एबलर्ट, ये पीपी इल्बर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। कभी कभी कुछ किताब वाले ये भी कहते हैं इल्बर्ट लैटिस भी कह देते हैं। ठीक है, चलो अब आता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। भाई लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हिंदी क्या बन जाएगी इनकी, व्युत्क्रम जालक वेक्टर या व्युत्क्रम जालक सदिश, ये बन जाएगी, है ना। ये क्या होते हैं भाई, इनको हमने इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश करी है कि ए स्टार, कुछ किताबों में ये कैपिटल ए बनना होता है, ठीक है, ये कंपोनेंट है उनके रेसिप्रोकल लैटिस कंपोनेंट, ए स्टार। तो ए स्टार ए वेक्टर इक्वल टू ए। और कुछ किताबों में क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई लग रहा होगा, यदि 2 पाई ना भी लग रहा है तब भी सही है, और 2 पाई लग रहा है तो भी सही है। पेपर में कभी आप कंफ्यूज हो, हम 2 पाई चलो यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी जो बुक्स हैं उनमें 2 पाई लगा के दिया है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हैं, ज्यादा फेवरेट बुक है, उन सब में 2 पाई लगा के दिया है। परंतु 2 पाई ना भी लगा हो तो आप उन्हें गलत ना समझना, ठीक है, बात समझ में आ रही बात। चलो अब वैसे यदि आपसे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की कोई डेफिनेशन पूछे कि भाई चलो ये तो हमने मैथमेटिकली डिफाइन कर दी, फार्मूले से डिफाइन कर दिया रेसिप्रोकल वेक्टर को, इस निम्न प्रकार से डिफाइन कर दिया। वैसे जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है, याद रखना आप, ऐसा वेक्टर, कैसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो किसी ओरिजिन से जो आपका रेसिप्रोकल लैटिस है, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस पर ड्रॉ किया गया है, रेसिप्रोकल लैटिस के किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है, कहां से, किसी ओरिजिन से, उस वेक्टर का नाम ही क्या होता है साहब, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है। ऐसा वेक्टर जो किसी ओरिजिन से लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस के किसी पॉइंट पर ड्रॉ हो रहा है, उसी वेक्टर को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन है, लिख लेना कहीं पर। ठीक, अब इसके रेसिप्रोकल लैटिस की कुछ अपनी भैया प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि रेसिप्रोकल लैटिस का, यदि हम रेसिप्रोकल लिखा रहे हैं, मतलब उल्टे का उल्टा लिखा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट लैटिस बन जाता है, मतलब सीधा लैटिस बन जाता है। ये दुनिया का नियम भी, कहीं पर ए स्टार का स्टार लिखा रखेंगे हम तो क्या बन जाएगा, वो खाली ए बन जाएगा। पसंद आई, तो रेसिप्रोकल लैटिस का यदि हम रेसिप्रोकल लिखा रहे हैं तो वो कैसा लैटिस बन जाता है, डायरेक्ट लैटिस बन जाता है, बात खत्म। अब दूसरी बात, यदि कहीं पर एक यूनिट सेल रेसिप्रोकल वाली है,
उसका वॉल्यूम हमने निकाला। एक हमारे पास डायरेक्ट लैटिस वाली है, उसका वॉल्यूम निकाला। तो इन दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इनवर्सली इक्वल होते हैं। प्रोपोर्शनल भी वर्ड हो सकता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, सही स्पेलिंग कर लें। बात समझ में आई बात? किन किन के, डायरेक्ट वाले यूनिट सेल का वॉल्यूम और किसका, रेसिप्रोकल से जो नई एक हमारी वो बन गई, नई एक यूनिट वो बन गई, यूनिट सेल बन गई, उसके दोनों के एक दूसरे क्या होते हैं। तीसरा क्या है, याद रखना, एवरी जो प्रत्येक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल होता है, किसके, लैटिस प्लेन के, क्रिस्टल के लैटिस प्लेन के नॉर्मल होता है। बात खत्म हो गई। अगला चौथी जो है, इसकी चौथी बात और समझ लो भाई, ये जो स्पेसिंग है, जैसे खाली अपने डी कर रहे हैं, यहाँ डी एच के एल लिख दिया, ये किसके इक्वल होता है, ये 1/सिग्मा एच के एल के इक्वल होता है। अब तुम्हारा मन कह रहा होगा साहब एच के एल क्या चीज है, अरे मेरे भैया एच सिग्मा जो है, एच के एल तो वही होते हैं आपके मतलब एक पूर्ण नंबर होते हैं, और वैसे अपने आप में ये वो मिलर इंडेक्स होते हैं। सिग्मा, सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा ही तो कंप्लीट क्या है, कंप्लीट आपका लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। इसे कुछ लोग सिग्मा से लिख देते हैं, कुछ लोग इसे कैपिटल जी से लिख देते हैं, कुछ लोग लैम्डा से भी लिख देते हैं। ये सब किसके रिप्रेजेंटेशन है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के। ठीक है, ये कंप्लीट है। बात समझ में आई? देखो बात समझ में आ रही बात? तो ये जो स्पेसिंग जो होती है, मतलब जो अंतराल जो होता है वो इसके बराबर होता है, किसके, 1 इसके मैग्नीट्यूड के। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो स्केलर बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्टेंस तो भाई स्केलर है और ये वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्केलर बन जाएगा। तो इसलिए हम ये करेंगे डी के एल इसके सिग्मा के क्या होता है, बराबर। और एक बात और बता दूं जब चली रही है, याद रखना जो रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं उनका यदि हम डायमेंशंस पे बात करें, डायमेंशन मतलब बीमा पे बात करें, तो इनकी जो बीमा होती है वो लेंथ की पावर -1 होती है, जबकि डायरेक्ट लैटिस की जो होती है वो केवल लेंथ होती है, उसकी पावर 1 होती है। इसकी पावर कितनी होती है, -1 होती है। ये ध्यान रखना, रेसिप्रोकल लैटिस की एल की पावर -1 होती है। ठीक है, दूसरी बात, कोई आपसे पूछे कि भाई रेसिप्रोकल लैटिस जो है क्या चीज है, तो आप उन्हें बता देंगे कि ये इन्हें जो किनका मिलकर बना मान सकते हैं, इन्हें के स्पेस या फोरियर स्पेस में बना माना जाता है। मतलब कहाँ बनती है ये, या तो के स्पेस में बनते हैं या फिर फोरियर स्पेस में बनते हैं। कौन, रेसिप्रोकल लैटिस। अब कुछ बातें और समझिए जरा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। भाई कोई डायरेक्ट लैटिस है, क्या चीज है साहब, कोई डायरेक्ट लैटिस है, ये टी वेक्टर बराबर यू ए वेक्टर बी और डब्ल्यू सी वेक्टर, बी यू बी और डब्ल्यू यहाँ पे इंटीजर है। अब यदि बात करें हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या बात उसने बता दिया, वो ये है, एक मिनट, ये है साहब, वो ये, उन्हें क्या लिख रहे हैं हम, पेन ले लेते हैं, देखो ये लिख रहे हैं जी वेक्टर, जी इसे सिग्मा से, सिग्मा भी लिख सकते हैं। अच्छा अभी मैंने ये बात तुम्हें समझा दी। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच कैपिटल ए की जगह ए स्टार, हम ए स्टार से डिनोट करते हैं, प्लस के प्लस एल सी स्टार। ठीक है, ऐसे भी इन्हें लिख सकते हैं। और एच के एल क्या चीज है, इंटीजर है, और ये होते कौन है, मिलर इंडेक्सेस। ठीक है, अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख रहे हैं भाई, किनका किनका डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने, जी का और टी का। जी कौन है, रेसिप्रोकल लैटिस, और टी क्या है, डायरेक्ट लैटिस। इनका जब हमने निकाला तो भाई देखो, आप लोग डॉट तो निकालना जानते हैं, जब डॉट निकाला क्योंकि ए की ए से होगी तो 1 आ जाएगा, तो या फिर 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर ये करा तो 2 पाई ले लिया हमने, तो 2 पाई ले लिया तो ये आ गया। और ये सब क्या चीज है, इंटीजर है, इंटीजर के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा, तो ये क्या बन जाता है, कोई इंटीजर बन जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर इसका आई लगा के, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कैसे आएगी 1, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक फार्मूला जनरली आपने सुना होगा, आई की ई की पावर थीटा, जैसे डे मॉर्गन थ्योरम कहते हैं, ई की पावर आई थीटा, ये क्या होती है मेरी बेटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो होती है। अब यहाँ पर ई की वैल्यू यदि हम, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 2 पाई एन, और एन क्या है, एन का मतलब क्या कह देंगे आप, एन का मतलब इंटीजर संख्या, इंटीजर नंबर, एन की वैल्यू मतलब 1 2 3, 2 पाई एन, तो 2 पाई एन बराबर क्या बन जाएगा, ये cos 2 पाई एन, ये तो हो जाएगा, प्लस आई साइन 2 पाई एन। अब एन की वैल्यू जब हम 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे ही यहाँ पर जब 0 लगाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म 0 हो गई।
अब इसकी वैल्यू हमने 1 लगाई, तो 1 लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और sin 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फिर ये टर्म 0 बन गई। तो कहने मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, बताओ 1 आ रही है नहीं आ रही है, तो इसलिए तो हमने ये लिख दिया। बस समझ में आई भाई। और ये वैल्यू किसकी है, जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर की। तो आई एक्सपोनेंशियल आई जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई। चलो बात ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रहे अब हम रेसिप्रोकल लैटिस बना रहे हैं। अब हम रेसिप्रोकल लैटिस किसकी बनाना चाह रहे हैं, हम सिंपल क्यूबिक लैटिस के। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। बात क्या ध्यान रखनी है, समझिए भाई। भाई हम लोग जाते हैं कि परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर जो होते हैं किसके, क्यूबिक, जो आपके एससी जो है, एससी का मतलब जानते हो, सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय। जो सरल घनीय जो हमारे पास लैटिस होता है उसकी जो परमिटिव सेल होती है उसका जो वेक्टर होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ए वेक्टर बराबर ए आई, बी वेक्टर बराबर ए जे, और सी वेक्टर बराबर ए, यही तो होते हैं। इनका हमने क्या काम करा, वॉल्यूम निकाल के देखा कि भाई वॉल्यूम कितना होता है, कोई पूछने लगे कि भाई उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम निकालने का सूत्र हमारे पास यही होता है, ए वेक्टर डॉट और 2 की आपस में क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये करा, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। चलो यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं, ए वेक्टर और डॉट बी क्रॉस सी, सही है। ये क्या चीज़ है, ए आई, ये क्या है, सॉरी ये डॉट है, और ये क्या है ए जे, ए है ये, और क्रॉस किससे करेंगे हम, ए के से, ए और ए स्क्वायर ए क्यूब और ये हो गया आई डॉट जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है भाई, ये तुमने पहले कभी पढ़ा होगा, आई जे के, यहाँ पे समझ लीजिए भाई, इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस चलता है। क्रॉस में डॉट तो आराम से निकल जाता है। जब हम जे क्रॉस क्या निकाल रहे हैं, जे क्रॉस के निकाल रहे हैं, जे क्रॉस के, तो उत्तर कितना आएगा आई। यदि हम निकाल रहे होते के क्रॉस आई तो उत्तर कितना आता जे, और यदि और हम निकाल रहे होते इनका उल्टा करें, यदि उल्टा करें हम, यदि हम कहें के क्रॉस जे तो माइनस आई आ जाएगा, इसके विपरीत चलेंगे तो यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं भाई जे क्रॉस, क्या निकाल रहे हैं हम, ये आ गया तुम्हारा ए क्यूब, और अंदर बचा हमारा जे के क्रॉस, यही तो बचा, बताओ भाई बोलो। और आई डॉट चली रही है, तो जे क्रॉस के, देखो यहाँ से जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो ये क्या बन गया भाई, आई डॉट आई बन गया, नहीं बन गया। और आई डॉट आई सेम चीज की डॉट कितनी होती है 1, तो ए क्यूब आ गया, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, ए क्यूब आ गया। ओके ठीक, अच्छा अब बात करें, अब इसके साथ रेसिप्रोकल लैटिस निकाल के देखो, तो रेसिप्रोकल लैटिस निकालने का सूत्र हमारे पास यही है। ठीक है भाई, यही तो होता है 2 पाई बी क्रॉस सी और नीचे वॉल्यूम। अब जब हमने निकाला साहब तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ निकाल के दिखाया है 2 पाई ए जे ए के, ये भाई बी की और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए और ए स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए क्यूब काटेंगे तो केवल ए बचेगा 2 पाई अपॉन ए, और जे क्रॉस के जो होता है वो आई होता है। सिमिलरली करके ये निकाल दिया, सिमिलरली करके ये तीनों निकाल लिए। अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। अब एक बात और समझ रहे हैं आप कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है भाई वो सेम ही तो आ रहा है, बस अंतर ये है कि 2 पाई बटे के की जगह वहां ये था, उसमें जो क्यूब बनया था आपकी परमिटेड सेल का जो क्यूब बनया था उसकी साइड कितनी थी, ये थी, यहाँ वो साइड कितनी बन जाएगी 2 पाई बटे ये बन जाएगी, यही तो अंतर आ रहा है, ये 2 पाई अपॉन ए बन गई। मेरी बात समझ में आई बात। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है, लैटिस वेक्टर जो होते हैं क्यूबिक, जो हमारी क्यूबिक लैटिस के, वो अपने आप में क्या होते हैं, जो अपने आप में वो क्यूबिक लैटिस होते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस ही होते हैं। समझ में आई बात। अंतर ये है कि उनका जो लैटिस कांस्टेंट हो जाता है वो कितना हो जाता है 2 पाई बटे ए हो जाता है, उनकी जो साइड हो जाती है वो 2 पाई बटे ए हो जाती है। तो रेसिप्रोकल और जो आपके डायरेक्ट लैटिस हैं वो दोनों सेम होते हैं, किसके किसके बताओ, एससी के, समझ में आई, सिंपल क्यूब के सेम होते हैं, बस अंतर ये है कि उनमें जो लैटिस कांस्टेंट है, मतलब जो उनकी साइड की जो लंबाई थी वो कितनी हो जाती है 2 पाई बटे ए हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या काम करना चाह रहे हैं, अब हम साहब परमिटिव सेल बनानी चाह रहे हैं, जो किसकी परमिटिव सेल, जो हमारे रेसिप्रोकल लैटिस आ गए। ठीक है, और इनके 6 लैटिस वेक्टर ये हो जाएंगे 6, ए भाई 1 प्लस में 1 माइनस 6 हो गए, और इनका जो मिड पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट क्या आएगा भाई, इनकी तो ये आ रही है, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो आधा हो गया, ये इनकी मिड पॉइंट आ गया।
समझ में आई। और पूरी साइड कितनी हो जाएगी 2π/a। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखना, यदि इससे इससे इन वेक्टरों से इनकी पूरी साइड के वेक्टर लेके यदि हम वॉल्यूम दिखा रहे हैं, कहने मतलब जो हमारे पास जो नया रेसिप्रोकल लैटिस जो आ गया, समझ में आई, उसका रेसिप्रोकल लैटिस की साइड लेके यदि हम क्यूब बनाए, परमिटिव शेल बनाए, तो उसका वॉल्यूम कितना आता है, ये आता है। ये वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं आप, इसे निकालने का वही तरीका है, ए स्टार, यहाँ वहाँ पे ए था, यहाँ ए स्टार हो जाएगा, और बी स्टार और क्रॉस सी स्टार, इन बी और सी की क्रॉस कर देंगे, इसे डॉट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2π/1/3। बात समझ में आई बात। अब दूसरी बात क्या है, ये जो क्यूब बन जाता है, ये जो रेसिप्रोकल लैटिस से जो क्यूब बन गया है, उस क्यूब को हम क्या कह देते हैं भैया, उसे फर्स्ट विलियम जॉन कह देते हैं। क्या कह देते हैं आप, इसे फर्स्ट विलियम जॉन कह देते हैं। ठीक है, और कोई आपसे पूछे भाई विलियम जॉन क्या होते हैं, तो जनरली मैं बता देता हूँ, वैसे तो इसमें बहुत डिस्कशन करने हैं। विलियम जॉन वो होते हैं कोई हम ऐसे पॉइंट ड्रॉ करें लैटिस पे, ऐसे पॉइंट मतलब प्लेन में क्या करें, हम ड्रॉ करें जो क्या बोलते हैं, ब्रेक जो प्लेन है उन्हें इंटरसेक्ट ना करें, उन्हें काटे नहीं काटे तो फर्स्ट हो गए, और यदि एक जोन को काट रहा है तो वो सेकंड विलियम जोन हो जाते हैं। तो फर्स्ट विलियम जोन समझ में आ गई, तो फर्स्ट विलियम जोन ये सिंपल क्यूबिक का हो जाएगा। ये जो क्यूब बनने आए, जो रेसिप्रोकल से क्यूब बनने आए, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट विलियम जोन। ठीक है, बात खत्म। अब दूसरी रेसिप्रोकल लैटिस, अब हम किसके निकाल के देखें भाई, अब हम रेसिप्रोकल लैटिस किसके निकाल रहे हैं, बीसी के निकाल रहे हैं। अब बीसी की परमिटिव जो परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है या परमिटिव वेक्टर भी कह देते हैं इन्हें, ये होते हैं, ये सब लोग आप जानते हैं, ये ध्यान रखने हैं आपके लिए, है ना। इनकी सहायता से यदि हम वॉल्यूम निकाल के दे रहे हैं तो 1/3/2 आ रहा है, निकालते देखना आप लोग, ठीक है, इनका डॉट करके। अब इसमें हमने क्या काम करा, अब इनके हम रेसिप्रोकल लैटिस निकाल रहे हैं, लैटिस निकालने का फार्मूला यही होता है, इनमें ये लगा दिया और इसके एक का हमने निकाल के दिखा दिया और ये आ गया। देखो इसमें के से के कैंसिल हो जाएंगे और ये सब डबल हो जाएंगे, तो 2 कॉमन करके ये आ गया। ऐसे हमने दूसरे अब सिमिलरली करके लिख दिया, इसे अपने आप लिखा के देख लेना, ये आएंगे फिर ये आएंगे। अब मजे की बात ये है कि जो इनके रेसिप्रोकल लैटिस हैं, बीसीसी के जो रेसिप्रोकल लैटिस हैं, वो क्या आ रहे हैं, जो एफसीसी जो होता है, एफसीसी के जो परमिटिव सेल होते हैं, मतलब जो डायरेक्ट लैटिस के जो वेक्टर होते हैं वो आ रहे हैं ये। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि यदि हम बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस देखें तो वो क्या है, वो अपने आप में एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस है। यही तो बात आ गई, देखो निकल के, ये आ गई नहीं आ गई। अच्छा, अब हम क्या काम कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम भी फाइंड करके देख रहे हैं, वहां तो डायरेक्ट 2π ये जो था क्या बोलते हैं, कहाँ भाई, ये हमने डायरेक्ट ले दिया था 2π/a, इसे निकाल के देखोगे तो यही आएगा। ऐसे अब इसका इसे हमने निकाल के देखा यहाँ पे, किसका, रेसिप्रोकल लैटिस और बीसीसी, ये निकाल के देखे इस फार्मूले से, तो ये आ गए 2 आता है यहाँ पे, क्या आता है 2, आप लोग निकाल के देखना। जब 2 निकालोगे और इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2⁻3 8, 8 2 16, 16π/3/1 आ जाएगा। ये कई बार पूछ भी दिया जाता है, ठीक है। तो एक नई हमारे पास सेल बन जाएगी, एक बन जाएगी ना इनसे, और ये जो सेल बनती है इसमें याद रखना, ये 12 इसके फलक होते हैं, इसके जो फेसेस होते हैं 12 होते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये बन रही है, देखो जरा इसे देखना आप लोग, ठीक है ना। अब जैसे उसमें 6 थे, इसमें कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो हम बना के देख रहे हैं, इसकी जो क्यूब ये बन रही है, फर्स्ट विलियम जॉन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये क्या चीज है, इसका बीसीसी लैटिस शेप है, ये किसकी बीसीसी लैटिस सेल है, ये रेसिप्रोकल बीसीसी लैटिस शेप है, और इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट विलियम जॉन कहते हैं। बात समझ में आई, और बाउंड्री इसकी इस तरह से सेटल कर लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही बात। अगला, और यहाँ और इसकी शेप का यदि नाम पूछने लगे तो आप बताएंगे रोमिक डोकेहेड्रन, ठीक है, रोमिक डोकेहेड्रन, चतुष्कीय और 12 फलक वाली, ठीक है। अब बात करें हम एफसीसी के भाई परमिटिव से ये हो गए, हमने क्या काम करा, इनका वॉल्यूम देखा, इनका वॉल्यूम इतना होता है। फिर हमने एक साथ वो निकाल के देखे, और देखो हमने बीच में ही बता दिए भाई, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर फिजिक्स पाओ, मतलब यूट्यूब चैनल है हमारा फिजिक्स पाओ, इसे जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। चलो, अब हमने क्या काम करा, ए स्टार करके ये इनकी देखो ये वैल्यू हमने निकाल ली, और क्रॉस निकालना आप जानते हैं, जे क्रॉस के क्या होता है, वही आई जे के से, अभी मैंने आपको बता दिया है ना, इस तरह से आप निकाल लेंगे। क्या बनेगा बताओ, जे क्रॉस के क्या बनेगा, जे क्रॉस के आई बन जाएगा, देखो आई बन गया, है ना। और ये देखो जे क्रॉस आई उल्टा हो रहा है तो माइनस के बन गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, इसे बना लेंगे, ठीक। रेसिप्रोकल लैटिस निकाल लिया हमने, इसका जनरल ये आता है और रेसिप्रोकल लैटिस ये आ गए,
और सिमिलरली करके और हमने ये लिख दिए। अब बची कुछ बात क्या है, बची कुछ बात ये है कि इसका हमने फिर वॉल्यूम निकाल के देखा भाई, जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस की जो रेसिप्रोकल परमिटेड शेल जो आ रही है एक तरह से, वो उसका वॉल्यूम ये आता है। ये करेंगे हल तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 32 पाई की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3 आता है। और इसकी यदि हम अब इसकी शेप बना के देखें भाई, रेसिप्रोकल वाली शेप बना के देखें, 32 है ये 32 32 लिख रहे हैं। हाँ, अब इसकी हम बना के देखें, इसमें 14 फलक होते हैं, 14 फेसेज मिलते हैं। और इसकी जो ये जॉन ये जो बनती है इसकी, जैसे फर्स्ट विलियम जॉर्ज कर रहे हैं हम, वो ऑक्टाहेड्रल बनती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसमें कैसी बन रही थी, रोम्बिक बन रही थी, इसमें ऑक्टाहेड्रल बन रही है, उसमें 12 फेसेज थे और इसमें 14 फेसेज है। ठीक है, चलो इसके बाद आप ब्रेक लो, हम रेसिप्रोकल लैटिस में ब्रेक लो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या बनता है, 2k वेक्टर डॉट j वेक्टर प्लस जे स्क्वायर। ठीक है, k वेक्टर क्या चीज है भैया, वेव वेक्टर है, और जे क्या है, जे वो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। कहीं जे को हम सिग्मा से लिख रहे होंगे तो ये फार्मूला ये से बन जाएगा, k सिग्मा वेक्टर प्लस सिग्मा स्क्वायर बराबर 0, है ना। कहीं लैम्डा से लिख रहे होंगे तो वो इस तरह से बच सकते हैं ये। और एक बात और ध्यान रखना, आपसे पूछे ब्रेक लॉ की वेक्टर फॉर्म तो आप इसे लिख देंगे। और इसका जो मेन यूज होता है, जो विलियम जॉन अभी हम निकाल रहे थे ना, हमने जो डायरेक्ट बता दिया, ये कायदे में एक बड़े तरीके से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ समय कम है और हमें बस ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट करना है, तो हमने बस इसे जनरली हमें तुम्हें बता दिया। नहीं तो फर्स्ट विलियम जॉन, सेकंड विलियम जॉन, इस तरह से बहुत सारे निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं वो इसके बेस पर निकालते हैं। ठीक है, तो जो विलियम जॉन निकालते हैं, तो विलियम जॉन की जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी के आधार पर, इसी फार्मूले के आधार पर होती है। ठीक है, और ये क्या चीज है, ब्रेक लॉ का एनोदर रूप है, और कौन सा रूप है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा मैंने और कुछ बातें बता दी। एक बात हमने भैया ये बता दी कि यदि आपके लिए कभी लैटिस कांस्टेंट को फाइंड करना पड़ जाए तो ये फार्मूला एन एम बटे एन एन रो भी होता है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आप लोग करके देखना। एन क्या चीज होती है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम होती हैं। कहाँ पर नंबर ऑफ एटम, पर यूनिट सेल में, एक सेल के अंदर। दूसरा एम मॉलिक्यूलर वेट होता है, रो डेंसिटी होती है, एन एवोगैड्रो नंबर होती है, ये सब आप लोग जानते हैं। और एक बात और बता दें, ये ब्राउग लॉ की एक कंडीशन ये भी जरूर ध्यान रखना आप कि लैम्डा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा बराबर होनी चाहिए, किसके, 2D के। और डी आप समझ गए क्या चीज है। ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस या इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, वो है ना। कभी भी ये नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा हो गया कि सब लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो गई 2D से, तो याद रखना इस कंडीशन में कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको प्राप्त नहीं होगा, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक, अगली बात, एक ये इस फार्मूले पे भी काफी न्यूमेरिकल आ जाती हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी एच के एल इजकल टू ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की होल पावर 1/2, ऐसे भी लिख देते हैं इसे। ठीक है, और एच के एल लगा के इसमें ये जो आपके ये क्या क्या नाम बताया था मैंने इसका, ऐसे अंतराग्राहिक अंतराल भी कहते हैं हिंदी में, अंतराग्राहिक अंतराल, इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, ये तो ये इस पर आ जाते हैं। ठीक है, मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, और मुझे भरोसा है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैं ये बात तुम्हारे साथ प्रॉमिस के साथ कहता हूँ कि जो आपका जो सेकंड पेपर है, ठीक है, वो इतना ईजी है, ये तो एक अपने आप में टिपिकल पेपर है, और इसे फिर भी मैंने बहुत आसान करने की कोशिश करी है, परंतु जो सेकंड पेपर है उसकी वीडियो देखते ही देखते आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, और जो क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन हैं उनके बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी पेपर है आपका जो सेकंड पेपर, और उसमें मार्क्स भी मुझे लगता है शायद इसकी कंपेयर में ज़्यादा आएंगे। परंतु जो मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ आपके पास, ये अपने साथियों को भेजिए, यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये हमारी आपसे बस रिक्वेस्ट है। और मैं अब आने वाले कल में सभी पेपर की वीडियो समय समय के साथ डालता रहूँगा, थोड़ा समय के अभाव के कारण मैं ये नहीं डाल पाता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑफ ऑल यू, थैंक यू।